After the second topic of this chapter, final account of the companies and managerial remuneration, we come to the point of managerial remuneration. So what it's mean? मैनेजरियल रेमुनरेशन क्या चीज़ है आपकी? कंपनी के जो संचालक हैं, कंपनी के संचालकों जिसमें प्रबंध संचालक एवं पूर्णकालिक संचालक भी शामिल हैं और तथा प्रबंधक को जो आप पेमेंट करते हैं देय भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक से है। यानी कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या आपके फुली पेड फुल टाइम के जो डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, मैनेजर्स हैं, ठीक है, डायरेक्टर हैं, उन सबको दिए जाने वाला जो पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक दैट इज रेमुनरेशन की जो वो काम कर रहे हैं उसके बदले उनको एक धनराशि प्राप्त हो रही है। दे आर गेटिंग द सम काइंड ऑफ फीस और मनी, दैट इज रेमुनरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्योंकि संचालक हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, मैनेजरियल डायरेक्टर हैं, तो उनका काम क्या है, डेली नहीं होता। ठीक है, उनका काम क्या डिपेंड करता है, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, बैठकों का शुल्क या संचालकों की फीस, जितनी ज़्यादा मीटिंग होगी उतना ज़्यादा उनको पे करना पड़ेगा, सिटिंग फीस और डायरेक्टर्स फीस। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट, कंपनी नियम 2013 के नियम में बता रखा है कि संचालक मंडल एवं संचालकों की किसी समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए संचालकों को फीस दी जा सकती है, जो प्रति सदस्य प्रति बैठक 1 लाख अधिकतम हो सकती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अब जो मैनेजर है, मैनेजरियल टाइप की जो पोस्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अब वो जो उनकी मीटिंग्स होती हैं, पर मीटिंग में सपोज मिस्टर एक्स है, ठीक है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एंड मिस्टर वाई, ठीक है, सपोज 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनके। अब उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट करी है जिसमें दोनों की ही सिटिंग कंपलसरी, दोनों आ रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, 1 लाख तो मिस्टर एक्स को देगी और 1 लाख मिस्टर वाई को देगी। ठीक है, क्योंकि कंपनी के 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो उनकी एक ही मीटिंग की सिंगल मीटिंग फीस क्या है, 1 लाख। तो इट्स आई थिंक इट्स अ गुड फॉर द मैनेजर्स कि इफ दे आर गेटिंग 1 लाख फॉर अ पर मीटिंग, सिंगल मीटिंग में वो 1 लाख रुपए अगर अर्न कर रहे हैं, उनको रिसीव हो रहे हैं, तो दैट इज गुड फॉर द कंपनी, नॉट रियली गुड फॉर द कंपनी बट एक्चुअली गुड फॉर द मैनेजर्स। अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि वेदर दे आर अ मेल और फीमेल, मेल और फीमेल और अ सिंगल डायरेक्टर और मे बी इट अ independent director, they will get the same fees। ठीक है, अगर कोई मेल है या सपोज कोई फीमेल है या कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो सबकी क्या फीस क्या है, सेम ही है। ऐसा नहीं है कि कोई महिला है, फीमेल है, तो उसकी फ़ीस कम कर दी जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी इक्वल फीस रहती है। अब इसमें एक फुटनोट दे रखा है, नोट क्या दे रखा है कि जो कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग प्रबंध की जो पारिश्रमिक मैनेजरियल रेमुनरेशन है, जिसका हम एक्सप्लेन आगे चैप्टर में कर रहे हैं, कि जो अधिकतम राशि है, जो मैक्सिमम अमाउंट है, परिकलन हेतु सिटिंग फीस की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। उसके अंदर सिटिंग फीस को शामिल नहीं किया जाएगा, ये तो फिक्स है, ये तो उनको देनी ही है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कैसे है प्रोविजन। फिर नेक्स्ट आता है इसमें प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड टू द मैनेजरियल रेमुनरेशन, कि संबंधित वित्त वर्ष में प्राप्त लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनियों द्वारा देय पारिश्रमिक, प्रबंधकीय पारिश्रमिक। अब संबंधित जो इसका असेसमेंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर है, इसमें जो कंपनी है, सार्वजनिक कंपनियां, वो सफिशिएंट प्रॉफिट भी कमा रही हैं, पर्याप्त लाभ कमाने वाली कंपनी है, वो कंपनी किस तरह से अपने मैनेजर्स को रेमुनरेशन देंगी, इसको हम देखते हैं कैसे। सेक्शन दे रखा है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 197(1). अब इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको सेक्शन अच्छे से याद हो जाता है तो वेल एंड गुड,
की कंप्लीट आपको सेक्शन लिखिएगा, पर अगर आपको याद नहीं होता है तो आप सिंपल लिख सकते हो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। ये मत लिखना, गलत लिखने से बेटर है आप ना लिखो, ठीक है। तो इसको आप छोड़ सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। उसमें क्या किया जाएगा कि जो आपकी सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी द्वारा संचालकों, अब संचालक कौन कौन से हैं, जिसमें प्रबंध संचालक अथवा पूर्णकालिक संचालक भी शामिल हैं, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और फुल टाइम के जो आपके मैनेजर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड करते हैं। और मैनेजर को किसी वित्त वर्ष में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किए जाने वाले, पेमेंट कर रहे हो आप, कुल प्रबंध के पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा, टोटल रेम्युनरेशन की जो मैक्सिमम लिमिट निर्धारित है, और किसी वित्त वर्ष के शुद्ध लाभ, अगर नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट किसको ले रहा है, वही सेक्शन, अगर नहीं याद है तो छोड़ दो, अदरवाइज आप लिख सकते हो। सेक्शन 198 में बताया गया है कि परिकलित शुद्ध लाभ अर्थात सकल लाभ में से, या तो शुद्ध लाभ है या ग्रॉस प्रॉफिट में से डायरेक्टर्स को पारिश्रमिक बिना घटाए, आप उसमें से लेस नहीं करेंगे, अपना रेम्युनरेशन के 11% से अधिक नहीं दिया जा सकता, यानी कि टोटल प्रॉफिट का आप 11% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। सकल लाभ में से संचालकों का जो उनका रेम्युनरेशन है वो तो देना ही होगा, क्यों, क्योंकि वो तो फिक्स है, ठीक है, तो फिक्स ही दे रखी है। अब इसमें जितना प्रॉफिट है, सपोज आपके पास में प्रॉफिट 1 लाख का ही हो जाता है सपोज, ठीक है ना, इसका 11% आप कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है, तो उतना आपकी उसकी ये क्या है, रेम्युनरेशन है, ठीक है। वो तो रही इसकी डायरेक्टर की फीस, अब इस ये है आपका रेम्युनरेशन, ठीक है। इसमें आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि कितना उसका 11% से अधिक आप उसको नहीं दोगे। अब कंपनी अपनी जो नॉर्मल मीटिंग है, जो जनरल मीटिंग है, उसमें एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके, विशेष प्रस्ताव पास करके, केंद्रीय सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके स्वीकृति प्राप्त कर उपयुक्त अधिकतम सीमा शुद्ध लाभ के 11% से अधिक प्रबंध की पारिश्रमिक दे सकती है। अगर वो चाहती है कि इसके जो मैनेजर दे आर मोर सफिशिएंट देन अदर कंपनी, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, अगर वो देना चाहती है कि वो 11% से ज़्यादा तो देखिए देख नहीं सकती है, अगर वो देना चाहती है 11% से, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और एक जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनेंस पास करके वो इस चीज़ को बता सकती है कि वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स को शुद्ध लाभ का 11% से अधिक देना चाहती है। पर क्योंकि बहुत सारे प्रावधान कर रखे हैं, प्रोविजंस हैं 2013 की जो शेड्यूल 5 में, उसमें प्रोविज़न ऐसे हैं कि आप अधिक राशि का प्रबंध की पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता, ठीक है, बाउंडेड है, एक तरफ से चाह रही है कंपनी, पर एक प्रोविजंस ऐसे हैं कि वो चाहकर भी नहीं दे पा रही है। अब कौन कौन से हैं, जैसे कंपनी की साधारण सभा की स्वीकृति बिना, कंपनी क्या जर्नल मीटिंग नहीं कर रही है, उसकी परमिशन भी नहीं ले रही है, अब वो किस तरह से दे सकेगी कि कोई भी प्रबंधक, किसी भी प्रबंध संचालक या उसके पूर्णकालिक संचालक, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है या फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होंगे, जो उसके पूरे जीवन काल में ही वो अपना कार्य करते रहेंगे, उसको छोड़ के नहीं जाएंगे संस्था को, या जो प्रबंधक है उसका जो रेम्युनरेशन है वो रिलेटेड वर्ष के नेट प्रॉफिट जितना शुद्ध लाभ दे रखा है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग वो 5% से अधिक जो आपका रेम्युनरेशन है मैनेजर को, वो नहीं दे सकते हैं। अब देखिए ये वाली कंडीशन जो उसने दे रखी थी वो तो 11% की है, पर अगर वो इस तरह से कोई मीटिंग नहीं करती है, किसी तरह की कोई जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं होती है और किसी तरह की कोई परमिशन भी नहीं लेती वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो क्या करेगी, नॉर्मल अपने ही बिहाफ पर जो नेट प्रॉफिट है उसके 5% से अधिक वो पारिश्रमिक नहीं दे सकती है, ठीक है। सेकेंड है कि यदि एक से अधिक प्रबंध संचालक हों, यदि कंपनी के एक से अधिक हों, मतलब जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था एक्स एंड वाई का दिया था, ठीक है, एक्स एंड वाई का दिया था मैंने आपको 2 बताए थे अभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर उसके पास एक से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एक से अधिक प्रबंध संचालक हैं या पूर्णकालिक संचालक हों, तो सभी संचालकों को मिलाकर, तो यानी सब संचालकों की टोटल जो है मिलाकर शुद्ध लाभ के 10% से अधिक जो टोटल रेम्युनरेशन वो नहीं दे सकती है। क्योंकि अगर कंपनी बहुत सारे अपने, ये तो जब जस्ट मैंने आपको एक्स एंड वाई का एग्जांपल तो जब समझाने के लिए बताता हूँ कि फिक्स है,
क्योंकि दो तरह के बता रखे हैं, या तो पूर्णकालिक संचालक हो सकते हैं या प्रबंध संचालक हैं, इसलिए मैंने एक्स और वाई का एग्जाम्पल आपको दिया था। अब वो कहता है कि सभी संचालकों को मिलाकर शुद्ध लाभ जो आपका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के 10% से अधिक आप जो उसका रेम्यूनरेशन है वो भी नहीं दिया जा सकता है। थर्ड दे देता है वो कि प्रबंध संचालक एवं पूर्णकालिक संचालक के अतिरिक्त कि इनको छोड़कर आपके जो फुल पेड हैं या आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको छोड़कर सभी संचालकों को, जो नॉर्मल आपके मैनेजर्स हैं, सभी संचालकों, अब इसमें अंशकालिक संचालक को यदि कंपनी में प्रबंध संचालक, पूर्ण संचालक या प्रबंध हो तो कुल मिलाकर शुद्ध लाभ का 1% से अधिक नहीं पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता। अब इसमें सभी अंशकालिक, ये हो सकता है कि जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही कंपनी ने मैनेजर्स या अपॉइंट करे हैं कि हमारे संस्था के सामने इस तरह की कोई सिचुएशन आ गई है, तो आप उस समय में आप उसको संस्था को संभालोगे और आप बहुत छोटे टाइम के लिए हैं, तो उसमें क्या करोगे कि आपके इन सबको तो देना ही है, आपको प्रबंध संचालकों को, पूर्ण संचालकों को, प्रबंधकों को भी देना है, अंशकालिक आपके जो पार्शली आपके जो डायरेक्टर हैं, मैनेजर्स हैं, संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनको भी देना है। तो सबको कुल मिलाकर टोटल करोगे आप, टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 1% से अधिक आप उसको पारिश्रमिक नहीं दोगे। तथा कंपनी में जो प्रबंध संचालक हैं, कंपनी के जो एक्चुअल हैं और पूर्णकालिक संचालक हैं, या प्रबंध में से कोई भी नहीं होने पर, अगर कोई भी नहीं है, प्रबंध में नहीं है कोई भी, या अन्य समस्त संचालकों अर्थात अंशकालिक संचालकों को कुल मिलाकर शुद्ध लाभ का 3% से अधिकतम पारिश्रमिक दिया जा सकता है। वो कह रहे 3% तक आप उसको दे सकते हो। अब इसमें कंडीशन दोनों केसेस में क्या है, एक्स्ट्रा सिर्फ क्या हुए, संचालक ही तो हुए। अब क्योंकि संस्था में संचालक बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए वहाँ उन्होंने 1% ही कर दिया है। सारों को एक ही तरह से नहीं हैंडल कर रहे हैं कि सभी को 11% के रेट से नहीं दे रहे और सभी को 1 लाख फिक्स भी नहीं दे रहे को, ठीक है। तो यहाँ पर 3% यहाँ कर दिया अगर संचालक नहीं है और आपके अंशकालिक संचालक हैं तब, ठीक है, इस केस में। इसके बाद से सेकंड है इसके शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट पर जो आपके मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की उपयुक्त प्रतिशत, जो आपका जो रेट है, परसेंटेज है, वो संचालकों की सभा कितनी वो सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, संचालकों की समितियों की सभाओं में उपस्थिति होने पर दे सिटिंग फीस की राशि से अतिरिक्त। अब ये जो आपको जो बता रहे हैं ये तो उनकी सिटिंग फीस के एक्स्ट्रा है, इसके अलावा है, वो फीस तो उनको देनी पड़ेगी चाहे वो संस्था में आते हैं, ठीक है। अब ये सारी उनकी सभाओं, कितनी उन्होंने सभाएं अटेंड करी है और उन सभाओं में जो प्रेजेंट भी रहे हैं, अर्थात ऐसी राशि, फीस की राशि को उपयुक्त प्रतिशतों के परिकलन हेतु शामिल नहीं किया जाएगा। अब संबंधित वित्त वर्ष में कोई लाभ अर्जित नहीं करने वाली तथा अपर्याप्त लाभ अर्जित करने वाली कंपनी द्वारा दे प्रबंधकीय पारिश्रमिक। अब ये वाली तो वो केस था कि जब वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रही है, पर ये वाला सेकंड केस आ गया कि लाभ वो अर्जित नहीं करने वाली कंपनी है या वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। तो इस केस में क्या होगा कि यदि किसी असेसमेंट ईयर में, वित्त वर्ष में कंपनी को लाभ अर्जित नहीं कर पाए, कि जब भाई उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहे तो वो कैसे देगी, तो उसके लिए थोड़ी कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल हो जाती है। वहाँ पर क्या करेंगे, या कंपनी इनसफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रही है, मतलब उतने जितने उसके एस्टिमेट प्रॉफिट थे वो उतने अर्न नहीं कर पा रही है, उससे कम अर्न कर रही है, तो अर्जित कर पाए तो बिना केंद्रीय सरकार की, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लिए बिना कि कंपनी अपने प्रबंध के व्यक्ति को कंपनी अधिनियम 2013 की सूची 5th पार्ट 2 के सेक्शन 2 में वर्णित प्रोविजन के अकॉर्डिंग प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है। ये कंडीशन जो ये वाली थी, ये उन कंपनी के लिए है इफ द कंपनीज आर गेटिंग मोर प्रॉफिट देन देयर एक्सपेक्टेशन, एंड दिस कंडीशन फॉर दोज कंपनी हु आर नॉट फुलफिलिंग देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट, जितना उन्होंने सोचा है उतना वो नहीं कर पा रही है, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो परमिशन ले। कंपनी अपने संचालकों को संचालक मंडल या उसकी समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिए भी सिटिंग फीस दे सकती है, ठीक है। और किसी भी लेखा वर्ष में अगर लाभ नहीं हो रहा है या पर्याप्त लाभ होने पर प्रबंधकीय व्यक्ति को केंद्रीय सरकार की बिना अनुमति लिए कंपनी अधिनियम वही सेम 2013 की अनुसूची 5th पार्ट 2 के सेक्शन 2 में वर्णित ए और बी में वर्णित जितनी भी राशियां हैं
राशियों में से जो भी राशि अधिक हो उस सीमा तक वो पारिश्रमिक दे सकती है। अब जब आप ये सेक्शन उठा के देखोगे तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कितनी अमाउंट उसमें बता रखी है। क्लियर है यहाँ तक?